हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, हम कर रहे थे रिटायरमेंट। इससे पहले वाला जो वीडियो लाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में जो उसका शेयर है बाकी दो पार्टनर्स को मिल जाता है। जैसे 3 पार्टनर थे, एक प्रॉफिट 3 लोगों में अगर बढ़ता था और एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली तो उसका जो भी प्रॉफिट का शेयर था अब बाकी के 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाकी के 2 पार्टनर्स को गेन होगा। आपने इससे पहले एडमिशन चैप्टर में आपने देखा था कि 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आया तो दोनों पार्टनर का शेयर कुछ कम हुआ क्योंकि नए पार्टनर को लाने के लिए उनको अपना कुछ शेयर उसको देना पड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। लेकिन अब इसका उलट है क्योंकि अब यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हो गई है। पहले 3 पार्टनर थे, एक रिटायरमेंट ले रहा है तो अब 2 पार्टनर बचे। तो अल्टीमेटली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी प्रॉफिट है रिटायरमेंट के बाद तो उसको नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉफिट बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जिस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। तो इन दिस केस अंडर रिटायरमेंट बाकी के जो पार्टनर जिनको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं वो गेन करते हैं क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका शेयर भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको कराया था कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है, एक ट्रिक से क्वेश्चन करवाया था कि अगर क्वेश्चन में ये कहीं ना लिखा हो कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर दोनों को किस रेशो में दे रहा है, तो हम यही मान के चलते हैं कि जो ओल्ड रेशो थी उसी रेशो में वो गेन करेंगे। तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में मैंने ट्रिक यही बताई थी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ओल्ड जो रिटायरिंग पार्टनर है किस रेशो में अपना शेयर बाकी के 2 पार्टनर्स को दे के जा रहा है, उस केस में जो ओल्ड रेशो होती है वही आपकी न्यू रेशो भी रहेगी, वही आपकी गेनिंग रेशो भी रहेगी। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखा वो आप वीडियो देखो, उसमें आपको मैंने बता दिया है और कैलकुलेट करके भी दिखा दिया था कि कैसे ओल्ड रेशो ही आपकी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो बनेगी। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैंने करवाया था उसके साथ, जिसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशो में दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है। उस केस में हमें फिर गेन निकालना पड़ता है और फिर न्यू रेशो भी अलग से निकालनी पड़ती है। तो 2 केस मैंने करवाए थे। अब हम थर्ड केस पे आते हैं जिसमें जो ओल्ड रेशो है हमें वो दी होती है, न्यू रेशो भी हमें पहले से दी होती है और हमें सिर्फ निकालना क्या है, गेनिंग रेशो, क्योंकि तीन ही चीज़ें हैं निकालने के लिए, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो पहले से गिवन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेनिंग रेशो निकालनी है, गेन निकालना है। और गेन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा देख लें। अभी भी मैं इस क्वेश्चन में जो मेरे पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पर भी मैं गेन का जो फॉर्मूला है एक बार ज़रूर लिखूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज एक तो हम सीखेंगे कि हम गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं और दूसरा हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें लिखा है XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग इन 4:3:2 रेशो। तो XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी शेयरिंग रेशो क्या है, 4:3:2, यानी इस रेशो में वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। X रिटायर, अब इसमें से जो X है वो रिटायरमेंट ले लेता है एंड Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3 रेशो। अब X ने जब रिटायरमेंट ले ली तो Y और Z ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में, यानी जो न्यू रेशो उनकी रहेगी वो 5:3 रहेगी। और हमें पूछा है कैलकुलेट नॉट न्यू रेशो, गेनिंग रेशो। हमें गेनिंग रेशो निकालनी है। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखी है, सिंपल, आपको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेशक डिटेल में करवा रहा हूँ, जस्ट आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको जितना हो शॉर्टकट लिखना है, डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि आपको तो एक ही आंसर MCQs में टिक करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या थी XYZ की, 4:3:2, यानी ये X का शेयर था, ये Y का और ये Z का। अब इसमें कहता है कि X रिटायर हो गया, तो X का शेयर हम देख लेते हैं कितना है, या लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, छोड़ दो। हमें न्यू रेशो दी है, X रिटायर हो गया और हमें न्यू रेशो दी है किसकी, Y और Z की, वो है 5:3। ये Y का शेयर है, ये Z का। सिंपल दोस्तों, गेन हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला था इसमें न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करो और गेन निकाल लो। तो पहले हम Y का गेन निकाल लेते हैं, क्योंकि गेन जो है वही पार्टनर करेंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे।
तो कंटिन्यू कौन कर रहा है, वाई और जेड। तो वाई का गेन कितना होगा, न्यू शेयर यहां से देख लें 5/8 माइनस ओल्ड शेयर कितना वाई का, यहां से देख लें 3, 4 3 7 और 2 9। तो एलसीएम आपका 72 आ जाएगा जब कैलकुलेट करोगे। 9 5 ज़ा 45, 8 3 ज़ा 24, डिफरेंस कर लो 21/72। ये y का गेन सेम ऐसे z के लिए निकाल लेना है। न्यू शेयर कितना है 3/8 माइनस ओल्ड शेयर कितना है 2/9। एलसीएम कितना आ गया 72। 9 3 ज़ा 27, 8 2 ज़ा 16, तो 11/72। तो हमारी जो गेनिंग रेशो बनी x की 21/72, y की 21/72 और z की 11/72, मतलब 21:11। तो सिंपल न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर अगर आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। तो अब आपको जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह का एक क्वेश्चन होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एमसीक्यूज ये आपने सॉल्व करने हैं। A, B, C are partners sharing 3:2:1 ratio. A and C decided to share future profit in 2:1 in future. So gaining ratio of A and C will be. तो इसने ये कहा है क्वेश्चन में कि A, B, C 3 पार्टनर हैं, उनकी शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। A और C डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो 2:1 की रेशियो में शेयर को बांटेंगे। तो इसमें B रिटायर हो रहा है, तो अगर B रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो क्या होगी A और C की, वो आपने बतानी है सॉल्व करके। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने एडमिशन चैप्टर करवाया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो उसमें मैंने कहा था कि जब एक नया पार्टनर हम अपनी फर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको अपने साथ कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लाना पड़ता है जिसको हम गुडविल बोलते हैं। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों लाता है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने जो अपनी इतनी मेहनत करके उस बिज़नेस को ग्रोथ दी है, तो उस मेहनत के बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, नए पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है जिसको हम गुडविल अमाउंट कहते हैं। और वो जो गुडविल है बाकी के जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और मैंने बताया था किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के आने पे, आपको याद होगा कि बाकी के जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा उसको देंगे नए पार्टनर को। तो जो जितना ज़्यादा हिस्सा देगा अपने शेयर का, उसको उतनी ही ज़्यादा नए पार्टनर से जो उसने गुडविल लाई है वो उससे मिलेगी। तो ये हमने पढ़ा था एडमिशन में। अब रिटायरमेंट में इसका उलट। तो देखो दोस्तों, रिटायरमेंट में क्या है, ये इसका उलट हो जाता है जो एडमिशन में हमने किया था। जैसे एडमिशन में एक नया पार्टनर आया, उसने कैपिटल लाई, उसने गुडविल लाई। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो जो उसने कैपिटल लगाई थी विद उसके जितने भी प्रॉफिट्स कैपिटल के साथ हुआ, उसको जितना भी प्रॉफिट हुए वो हमें उसको वापस करना पड़ता है। और साथ ही साथ उसके आने के बाद जो गुडविल मेंटेन हुई, फर्म की गुडविल क्रिएट हुई, उस गुडविल में से भी उसका शेयर देना पड़ता है, क्योंकि उसने भी मेहनत की है। उसके आने के बाद भी फर्म की गुडविल इंक्रीज़ हुई है। तो जितनी गुडविल इंक्रीज़ हुई उसमें उसका जितना शेयर है, उसका शेयर उतना ही होगा जितना शेयर हम उसको प्रॉफिट का दे रहे हैं। यानी जिस रेशो में हमने उसको अपनी फर्म में इंट्रोड्यूस किया था, तो उतनी गुडविल उसको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 इनकी शेयरिंग रेशो है, ये x है, ये y है और ये z है। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे z रिटायरमेंट ले लेता है। तो यहाँ पे z का शेयर अगर आप देखो तो z का जो शेयर है वो कितना है, वो है 1/6। 3 2 5 और 1 6 ये नीचे आ गया। यानी टोटल जो प्रॉफिट है या जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें उसका शेयर 1/6 होगा। तो जब ये पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो जितनी फर्म की गुडविल होगी उसमें से भी उसका शेयर कितना होगा, 1/6। ऐसा तो नहीं हो सकता ना इसके सारा शेयर उसको देना है, क्योंकि अगर फर्म की गुडविल, मान लो मैं कहता हूँ कि फर्म की गुडविल 3 लाख की है,
ये मैं अपने से अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो फर्म की गुडविल 3 लाख की है, लेकिन ये 3 लाख का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि सारा का सारा ये गुडविल जेड ने क्रिएट की है। ये तो तीनों पार्टनर्स की मेहनत है, तीनों पार्टनर ने क्रिएट की है गुडविल, तो तीनों का इसमें शेयर होगा। तो तीनों का इसमें शेयर कैसे होगा? जैसे वो अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे Z का शेयर 1/6 था। इट मीन्स कि जो Z का शेयर ऑफ गुडविल होगा, Z शेयर ऑफ गुडविल, वो कितना होगा? जो टोटल गुडविल फर्म की है उसका 1/6 यानी 50,000। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो फर्म की जितनी भी टोटल गुडविल है उसमें से उसका जो भी शेयर है हमें उसको वापस करना है। ये हो गई पहली चीज़ कि रिटायरिंग पार्टनर को उसकी कैपिटल जो उसने लगाई थी, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी रिजर्व में उसकी हिस्सेदारी है, वो सारा उसको वापस करना है। और साथ ही साथ गुडविल जो उसके आने के बाद क्रिएट हुई उसमें उसका जो शेयर होगा, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो शेयर भी हमें उसको वापस करना है। यह है पहली चीज़। अब आपको एडमिशन में याद होगा कि मैंने कहा था नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। और किस रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा सैक्रिफाइस करता है वो ज़्यादा शेयर गुडविल का लेगा और जो कम सैक्रिफाइस करेगा वो कम शेयर लेगा। इस केस में भी ऐसा ही है, लेकिन इसका उलट है। अब सपोज करो कि यहाँ पे Z रिटायर हो गया और हमें उसको 50,000 रुपये गुडविल देनी है। हमें मतलब किसको देनी है? X और Y को। अब ये 50,000 X और Y उसको पे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन कितना पे करेगा। तो दोस्तों इसमें भी वैसा ही है, जितना Z का जो शेयर है, जैसे 1/6 शेयर है उसका, जितना इसका 1/6 शेयर जिस रेशो में इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी रेशो में वो उसको पे भी करेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि मान लो Z का 1/6 शेयर सारा का सारा X दे रहा है। Z का जो भी 1/6 शेयर बन रहा है गुडविल में, ये 50,000 सारी की सारी गुडविल किसने दी? X ने दी। तो उसका जो शेयर होगा 1/6 Z का, जो अपना प्रॉफिट छोड़ के वो जा रहा है, वो सारा का सारा X को मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया था आपको कि ये X, Y, Z 3 पार्टनर हैं। इसका 40 रुपये शेयर है, इसका भी 40 रुपये, इसका भी 20, इसका 20 रुपये, यानी टोटल प्रॉफिट था वो 100 रुपये था, जिसमें 40 X के, 40 Y के और 20 Z के थे। अब अगर Z अपना शेयर, Z जब रिटायरमेंट लेगा तो उसके बाद तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये जो 20 रुपये का प्रॉफिट है ये इन दोनों में बटेगा। अब दोनों में बटेगा तो जिस रेशो में ये प्रॉफिट बटेगा उसी रेशो में उसको गुडविल भी देनी है कि Z को भी तो कुछ देना पड़ेगा कि Z ने जो मेहनत की है और जिसकी वजह से हम आगे फ्यूचर में और प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिसका कि वो हिस्सेदार नहीं होगा, तो उसके बदले में उसने जो गुडविल बनाई है उसको वापस करनी पड़ेगी। तो वो गुडविल जो 50,000 है किसने देनी है? X और Y ने। तो जिस रेशो में X और Y को गुडविल देंगे या जिस रेशो में ये शेयर X और Y में बटेगा उसी रेशो में उसको गुडविल का शेयर भी देंगे। अब मान लो कि ये 20 रुपये X और Y में बराबर बढ़ जाते हैं, 10 इसको मिल जाते हैं, 10 इसको, तो ये जो 50,000 गुडविल देनी है किसने देनी है? X और Y ने। इसका मतलब ये होगा कि इस गुडविल में 25,000 X देगा और 25,000 Y। ये हम इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि ये जो 20 रुपये शेयर है Z रिटायर हो गया, दोनों को बराबर मिला, तो गुडविल भी दोनों को बराबर देनी है। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये 20 रुपये का पूरा शेयर X को मिला, Y को कुछ नहीं मिला, तो X का शेयर तो 60 हो गया, Y का 40। यहाँ पे Y को कोई भी गेन नहीं हो रहा, Y का जो पहले शेयर था वो वही रहा, तो Y को कोई गेन हो नहीं रहा। जब Y को गेन नहीं हो रहा तो Y गुडविल क्यों पे करेगा उसको? तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि सारा शेयर X को मिला तो X गेन कर रहा है सारा का सारा, तो सारी की सारी गुडविल जो 50,000 है जो हमें Z को देनी है वो हम किससे लेंगे? वो हम X से लेंगे। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमको उसको गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ओल्ड पार्टनर ने जो उसको गुडविल देनी है वो उस रेशो में देंगे जिस रेशो में उसका शेयर को वो गेन करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है ABC are partners sharing in 2:1 ratio. A retires. Goodwill of the firm is rupees 5 lakh
अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जर्नलाइज, बेसिकली इसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको एमसीक्यूज आने हैं, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने अभी लिखा भी हुआ है, तो मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये है कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो इसमें जर्नल एंट्री का जो रूल है वो सिंपल आप याद रखो। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपने जर्नल एंट्री याद रखनी है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, अब ए यहाँ से रिटायर हो गया तो कंटिन्यू कौन करेंगे, बी और सी। तो हम यहाँ पे ऐसे जर्नल एंट्री बनाएंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट, कंटिन्यू पार्टनर कौन हो गए, बी और सी, सी इज कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ए, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हमें जो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें ए को पे करनी है, कौन पे करेगा, बी और सी। हमें वो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो हमें यहाँ से निकाल लेंगे। ये फर्म की गुडविल है 5 लाख की, तो इसमें से हम पहले निकालेंगे कि ए का शेयर कितना है। तो जर्नल एंट्री ये है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो रिटायर हो गया वो क्रेडिट कर देंगे, और जो बाकी के पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे उनको हम डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्रीज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर डेबिट द गेनर और क्रेडिट द लूजर भी आप जर्नल एंट्री इस तरह से भी याद कर सकते हो। डेबिट द गेनर और क्रेडिट द लूजर, दोनों से सेम मतलब जो है निकलेगा। डेबिट द गेनर, अगर मान लो 3 पार्टनर हैं, ए रिटायर हो गया तो गेन कौन करेंगे, बी और सी, क्योंकि इसका जो शेयर था बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डेबिट द गेनर कौन हो गए, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट द लूजर, कौन अपने शेयर छोड़ के जा रहा है, ए, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। यानी दोनों से मतलब आपका सेम ही निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ये 5 लाख तो फर्म की गुडविल है। फर्म का मतलब हो गया ए, बी और सी की। हमें तो देखना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 5 लाख। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमें उसका शेयर देना है। तो एज शेयर ऑफ गुडविल, ए को गुडविल का कितना हिस्सा मिलेगा, 5 लाख फर्म की गुडविल है, ए बी सी तीनों की है, लेकिन इसमें ए का शेयर है 2/5, यानी ए का शेयर हो जाएगा 2 लाख रुपए। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब ये 2 लाख रुपए जो हैं, ए का जो शेयर है ये किसने देना है, मैंने अभी बताया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो हमें गुडविल देनी है ओल्ड पार्टनर्स ने, वो कौन है, बी और सी। किस रेशो में देंगे, जिस रेशो में वो प्रॉफिट को शेयर करें। अगर कुछ ऐसा ना लिखा हो, ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है किस रेशो में अपना प्रॉफिट बाकी के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहा है, तो उस केस में हमें यही मान के चलना है कि जो ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो है, वही गेनिंग रेशो रहेगी। तो ये वही क्वेश्चन है जो पहला केस मैंने अपने लास्ट वीडियो में करवाया था। तो अब हम इसके जर्नल एंट्री बनाते हैं। डेबिट द गेनर, दोस्तों इन 3 पार्टनर्स में कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। गेनर कौन है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्हीं को गेनर पार्टनर भी बोलेंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट में हो जाएंगे, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अब इसका शेयर गेन करने के लिए ए का जो भी 2/5 शेयर प्रॉफिट का होता था उनको वो किनको मिलेगा, बी और सी को। लेकिन गेन करने के लिए इन्हें ए को कंपनसेट करना पड़ेगा, कितना, 2 लाख रुपया। किनको देना है, बी और सी को। किस रेशो में देना है, अगर ये नहीं बताया तो जो ओल्ड रेशो है, क्या थी ओल्ड रेशो, 2:1। ए तो रिटायर हो गया, रेशो रही 2:1। इसी रेशो में वो गेन भी करेंगे। मतलब ये जो 2 लाख रुपये ए को पे करने हैं वो बी और सी 2:1 की रेशो में बांटेंगे। तो चलिए बांट लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ में 2 लाख इंटू 2/3 इसका शेयर है ए का, और 2 लाख इंटू 1/3 बी का शेयर है 2 लाख का 2/3, तो इट कम्स टू 1,33,333 और इसका 66,667। सिंपल आपको ये क्वेश्चन है, आपने जनरल बना देनी है। जनरल बनाते वक्त आपने याद रखना है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं या जो गेनर हैं उनको डेबिट में रखना है आपने फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, अगर इसमें z रिटायर हो रहा है तो कंटिन्यू पार्टनर कौन हो गए x और y। अगर x y z, अगर y रिटायर हो रहा है तो कंटिन्यू पार्टनर कौन है x और z। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको आपने डेबिट में रखना है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको आपने क्रेडिट में रख देना है। और जो भी गुडविल का शेयर है वो कैसे निकालना है, फर्म की गुडविल दी है, फर्म की गुडविल में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर आप कैलकुलेट कर लो, फिर उस शेयर को 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। किस रेशो में? अगर कुछ नहीं बताया तो जो ओल्ड रेशो है वही आपकी क्या रहेगी, गेनिंग रेशो। अल्टीमेटली ये गेनिंग रेशो में बढ़ता है। बट मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही लिखा गया है कि एक पार्टनर रिटायर हुआ और ये नहीं बताया गया कि उस रिटायरमेंट के वक्त उसने अपना शेयर जो है बाकी लोगों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम यही मान के चलते हैं कि जो ओल्ड रेशो थी उसी रेशो में, तो ये 2 रुपये इन दोनों में 2:1 के रेशो में ही बटे हैं। तो हमें गेनिंग रेशो में ही ये गुडविल आपको बांट के दिखानी है, जो कि क्या रहेगी, ओल्ड रेशो। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा वो यहां पे देखो। इफ पार्टनर इज रिटायर्ड गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल को हम क्रेडिट कर देते हैं इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ। किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन ये था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है उस केस में हम गुडविल किसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो आप देखो किसके अकाउंट में क्रेडिट की हमने, ए के, और ए कौन था, ए इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो हम कहेंगे द आंसर इज ऑल द पार्टनर गलत है, रिटायरिंग पार्टनर। ए रिटायरिंग था। तो यही इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो गुडविल अकाउंट में हम किसको क्रेडिट करेंगे। तो आंसर इज जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसी को क्रेडिट कर रहे हैं, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये चीज़ तब आपको आएगी जब आपको थोड़ा सा जनरल एंट्री का कंसेप्ट पता होगा। अदरवाइज जनरल एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है कि किसको डेबिट करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, और किसको क्रेडिट करना है, रिटायरिंग पार्टनर को। ये आपने याद रखना है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिकल्स हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी पार्टनर रिटायर होगा इसमें भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमने एडमिशन में बनाया था सेम वैसा ही बनाना है आपको। उसमें कोई भी चेंज नहीं करनी, आपको वैसे ही एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखना है। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, इंक्रीज़ हुई तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई तो डेबिट साइड में, डिक्रीज़ हुई तो क्रेडिट साइड में, और इसी तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ डेबिट साइड में और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड में। ये मैं सिर्फ वर्बली इसलिए बोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा ये अपने लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है। जिन्होंने वो नहीं पढ़ा वो आप जाके वहाँ पर देखें, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया है। तो इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और एक दो चीज़ें आपको और बता दूँ कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो जो उसका शेयर है, फॉर एग्जांपल उसने जो कैपिटल लगाई थी वो हम उसको देंगे, वापस करेंगे। तो जो पार्टनर को मिलेगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल जो उसको वापस की जाती है वो कहाँ आती है कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो सिंपल आप इतना ही याद रखो कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो उसके प्रॉफिट गेन्स हैं, जो उसका पैसा उस फॉर्म में लगा हुआ है उसको वापस आएगा। जैसे उसकी कैपिटल थी वो वापस मिलेगी, तो जो चीज़ को वापस मिलेगी, गेन्स मतलब उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्रेडिट होंगे। जैसे कैपिटल क्रेडिट होगी कैपिटल अकाउंट में, उसका प्रॉफिट का शेयर जो है उस साल का वो भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। जनरल रिजर्व का शेयर, जनरल रिजर्व किसे कहते हैं, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व दिया होता है। जनरल रिजर्व मतलब होता है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो फ्यूचर के लिए हम रख देते हैं। तो क्योंकि पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है, फ्यूचर के लिए रखा था, अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका जो जनरल रिजर्व में शेयर है उसको वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि अब वो रिटायरमेंट जब ले लेगा तो उसके बाद वो पार्टनर नहीं रहेगा। तो जो उसका शेयर था जो फ्यूचर में कभी काम आना था, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रॉफिट नहीं रहेगा तो उसको वापस कर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट
जो जो उसका शेयर है, गुडविल का शेयर है, जितने भी उसके गेन्स हैं वो सारे के सारे क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और अगर लॉसेज हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं, वो हम डेबिट, जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाते वक्त पढ़ा था। तो ये था आपका पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जितने जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, वो इसमें मैंने नहीं लिए, क्योंकि वो आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा निकालने में, और उसका 0.01% चांस है कि कभी पूछा जाए, क्योंकि कम से कम भी 20-25 मिनट लगते हैं उस एक क्वेश्चन को निकालने में। तो इतना टाइम तो आपके पास होगा भी नहीं, और अगर होगा भी तो आप इतना टाइम उस पर यूज़ नहीं करोगे। तो वो आपको जो फालतू चीज़ें हैं वो आपको मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ वो सिखा रहा हूँ जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैंने करा दिया मोर देन एनफ है, कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फालतू में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास एग्ज़ाम में। तो आपको जितना लिमिटेड करवाया जाएगा आप उतने पे ही आप फोकस करोगे। तो ये था रिटायरमेंट। कुछ MCQs के क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये आपने मुझे आंसर्स बताने हैं। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने एक ही MCQs के आंसर 2 बार बता दिए। वही चीज़ गजनी होता जा रहा हूँ, भूल रहा हूँ मैं चीज़ें। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़े थे तो मुझे पता चला, तो मैं लेक्चर 52 के जो MCQs थे उनके आंसर बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन उसमें था रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए, और ऑप्शन थी रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें हम एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज यानी लॉसेज एंड गेन्स रिकॉर्ड करते हैं, और जहाँ पे भी हम अपने लॉसेज और गेन्स रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट इज ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज डेप्टेड टू। तो सबने आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा है, अगर किसी ने नहीं सीखा लास्ट वीडियो में देखो। तो कहता है कि अगर एडमिशन के वक्त एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज इज डेप्टेड टू। हम एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज आती है उसमें हम किसको डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, एसेट अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को, और नन ऑफ दीज। तो उसमें ऑफ कोर्स हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। मैंने बताया था कि जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में जो लॉसेज होते हैं, एसेट की वैल्यू डिक्रीज मीन्स लॉसेज रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। ओल्ड पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है, ये मैं लिख भी दूं, जो फर्स्ट MCQ था उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था C पार्ट, सेकंड MCQ का जो आंसर था वो था A पार्ट, थर्ड जो है उसमें लिखा है सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। ओल्ड पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है वो किसके बराबर होता है, देयर न्यू शेयर, गलत है, देयर ओल्ड शेयर नहीं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखाया था, सेक्रीफाइस हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्योंकि जब भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसका जो शेयर है वो कम हो जाता है। तो वो कैसे देखेंगे, हम ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का डिफरेंस कर लेंगे कि पहले ज़्यादा था, न्यू शेयर कम हो गया, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर, अच्छा ये मैं आंसर लिख देखता हूँ, D पार्ट है इसका। नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हमें प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो याद होगा आपको कि हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो नए पार्टनर के आने से पहले का हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो नए पार्टनर के आने से पहले का प्रॉफिट या लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही बिलोंग करता है, वो उन्हीं को जाएगा। तो आंसर इज फोर्थ का A। फिफ्थ, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। कहता है जो जनरल रिजर्व है नए पार्टनर के एडमिशन से पहले हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, आंसर इज जो ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिलेशन अकाउंट। सो आंसर इज B। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जो जनरल रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। तो अगर मान लो 2 पार्टनर हैं, उन्होंने हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा के रखा था, तो अगर एक नया पार्टनर आता है तो वो उस फ्यूचर जो प्रॉफिट उन्होंने फ्यूचर के लिए बचा के रखा अपने में यानी ओल्ड पार्टनर्स अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि नए पार्टनर की उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं रहती, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का कमाया हुआ प्रॉफिट था जिसको रिजर्व में ट्रांसफर किया गया था। तो क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर किया जाता है। सो आंसर इज B। तो ये थे हमारी लास्ट जो MCQs थे उसके आंसर। इन MCQs के आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग दोस्तों,
कि जितने भी मेरे MCQs हैं, मैंने पहले ही बताया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनके लिए है कि जो भी MCQs हैं आप